हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीक्वेंस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं, ठीक है। और अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर में सीक्वेंस सीरीज़ में हमने क्या क्या किया था एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीक्वेंस सीरीज़ में जीपी हम बात कर रहे थे, तो जीपी की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। और जीपी के अंदर हमने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी देखा था, एन टर्म ऑफ जीपी देख चुके हैं हम। और इंसर्शन ऑफ एन जीएम ए और बी के बीच में हम एन ज्योमेट्रिक मीन्स भी इंसर्ट कर चुके हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या क्या आती है ये भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट जीएम अपना ये आया था, सेकंड जीएम ये आया था, थर्ड जीएम ये आया था, ऐसे ही एनएच जीएम ये आया था। और हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी बताई थी कि अगर मैं सारे जो जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स हैं हम इंसर्ट कर रहे हैं, अगर मैं उनका प्रोडक्ट कर देता हूँ तो उनका प्रोडक्ट करके जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है कि जिन भी दो नंबर्स के बीच में, जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे वो ए और बी के बीच में इंसर्ट कर रहे थे, कितने जीएम इंसर्ट कर रहे थे, एन। तो जिन भी दो के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं उन दोनों का हम क्या कर रहे थे, ज्योमेट्रिक मीन ले रहे थे और उसका उतना ही पावर लगा दे रहे थे जितने हम ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर कल को अपने को कोई ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 5 ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, तो वो क्या होगा भाई कि प्रोडक्ट ऑफ 5 ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। जैसे ए और बी के बीच में अपने को 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं और उन पाँचों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, तो उन पाँचों का प्रोडक्ट वही हो जाएगा कि रूट ऑफ ए बी और उसका पावर 5, क्योंकि 5 का निकालना है। अगर 6 का निकालना होता तो पावर में 6 कर देता, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखे थे कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स वगैरह, और एक लास्ट क्वेश्चन हमने जो देखा था वो ये देखा था कि एक फंक्शन दिया हुआ था और उसकी सबसे पहले अपने को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अपने को निकालनी आती है। अब जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी कॉमन रेशो, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी। मिनिमम वैल्यू आ गई थी अपनी -6 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई थी 24। तो अपने को फर्स्ट टर्म मिल गई थी 24 और कॉमन रेशियो मिल गया था -6। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। और उसके बाद हमने क्या निकाला था, इसका सम निकाला था, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी तो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, कि अगर जो जीपी के अंदर टर्म्स कितनी हो जाएं, इनफाइनाइट हो जाएं, तो क्या होगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। देखो, अब जीपी जो अपनी जा रही थी वो ऐसे थी कि ए था, फिर ए आर था, फिर ए आर स्क्वेयर था, फिर ए आर क्यूब था। ऐसे ही हम चल रहे थे, एन तक रुक गए थे। लेकिन अब रुकना नहीं है, अब कहाँ तक चले जाना है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। मतलब कि टर्म्स जो हैं वो कितनी है, इनफाइनाइट टर्म्स है, पता नहीं है कहाँ रुकना है, ठीक है। तो अब इसका जो सम है वो क्या होता है, तो इसका जो सम है वो एस इन्फिनिटी या सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी जो होता है वो होता है a/1 - r, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो सम निकलता है ना, ये तभी निकलेगा जब उसका जो कॉमन रेशियो का मॉडुलस की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 से छोटी होनी चाहिए। या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि जो कॉमन रेशियो होगा वो ऐसे होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे सर, ऐसा क्यों? अगर कॉमन रेशियो 2 से बड़ा आ गया तो क्या दिक्कत है। जैसे मान लो भाई अपना अगर जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है और मैं अब कह रहा हूँ कि कॉमन रेशियो अपना 2 है, तो अगली टर्म कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। उसके बाद अगली टर्म कितनी हो जाएगी, 40। उसके बाद अगली टर्म 80। तो भाई ये तो अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स जोड़ने लगा तो इसका जो सम ही क्या आ जाएगा सर, इनफाइनाइट आ जाएगा ना भाई, क्योंकि टर्म बढ़ती हुई है। तो ऐसे ही अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स तक जोड़ता रहूँगा तो सब टर्म्स का अगर मैं जोड़ करने बैठ गया तो वो तो एक इतना बड़ा टर्म आ जाएगा जो हमें पता ही नहीं है कि कितना बड़ा है वो, ठीक है, क्योंकि बढ़ती जा रही है। तो हम इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम निकालेंगे वो सिर्फ तब निकालेंगे जब कॉमन रेशियो की वैल्यू का जो मॉडुलस है वो 1 से छोटा होगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए। सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से भाई? अभी देखो आप लोगों को बताता हूँ मैं कि हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि एस एन जो होता है सर वो होता है a/1 - r की पावर n/1 - r। देखा था कब देखा था सर ये? जब r की वैल्यू क्या थी, 0 से 1 के बीच में या 1 से छोटी थी। हाँ सर सही कह रहे हो। अपना केस क्या है भाई, मोड ऑफ r जो है वो <1 है, ठीक है। और अपने को कह रहा है कि जो n है वो कितना है, इनफाइनाइट है। बिल्कुल सर, टर्म्स इनफाइनाइट है तो लिमिट ले लो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे। अब ये देखो कि 1 माइनस में r का पावर n/1 - r। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है मतलब बहुत ही बड़ा है। देखो भाई 0.2 कोई है, अगर मैं उसका पावर 2 करता हूँ तो 0.04 हो जाता है। अगर मैं इसका पावर 1 और बढ़ा देता हूँ तो ये हो जाता है 0.008। अगर इसका पावर 1 और बढ़ा दूँ तो 0.430 और कितना हो जाएगा, सॉरी 2 0 और 16।
2 जीरो और 16। तो अभी तुम ये देखो कि जैसे जैसे मैं पावर्स बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पावर्स बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो टर्म है ये कैसी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है सर। सही कह रहा हूँ? यस सर। और ये छोटी कब हो रही है, जब अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 से 1 के बीच में था, या मैं ये कहूँ कि उसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। तो भाई यहाँ पे भी तो हमने कंडीशन क्या लगाई है कि उसका जो मॉड्यूलस है वो 1 से छोटा है। बिल्कुल सर। तो अगर मैं उसका पावर इनफाइनाइट ले जाऊंगा तो वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा ना भाई, बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इनफाइनाइट लेके जाना है। समझ रहे हो? जब 2 और 3 4 ऐसे ही वैल्यू ले रहे थे तब भी इतना छोटा हो गया है, तो अगर मैं ये पावर इनफाइनाइट ले लूँगा तो वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। या मैं इनडायरेक्टली ये भी कह दूँ कि वो टेंडिंग टू कितना हो जाएगा सर, 0 के बराबर हो जाएगा। सही कह रहे हो सर। तो ये देखो, ये टर्म ही कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और नीचे जो है वो तो आर तो रहेगा सर। वो क्यों नहीं 0 हुआ? क्योंकि वो एक ही बार लिखा है ना आर। वो हमने ऐसा थोड़ी ना कि इनफाइनाइट टाइम्स लिख दिया हो, तो इसलिए वो तो 0 नहीं होगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला है क्या आ गया अपना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, सब समझ आ गया है। तो भाई यही फॉर्मूला था कि इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी अगर होंगी, ठीक है। ये मिटा देता हूँ मैं साइड वाला जो किस्सा है अपना, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था। कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर, सब समझ आया है। तो अब देखो कि ये हमें ना यूज़ करना होगा, ये दिमाग में ये हमेशा रखना है कि ये वैलिड कब है, ये जब मोड आर लेस देन 1 है। ठीक है, चलो। अब अपन, मैंने लास्ट टाइम पे कहा था कि हम क्योंकि जीपी पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो जीपी की हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस ही करेंगे जीपी की। अब मतलब सर अब से या आज तो करेंगे, और अगर लगा कि कल भी करनी चाहिए तो कल भी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आज का। पहला क्वेश्चन है कि सर 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए हैं हमने। ठीक है सर, सबसे पहली बात तो ये है किस किस के बीच में इंसर्ट करें सर। जैसे वहाँ पे अपने को ए और बी के बीच में इंसर्ट कर रहे थे ना, वहाँ पे यहाँ पे अपने को ए और बी की वैल्यू ही दी हुई है। ठीक है भाई, दे दी, अच्छी बात है सर। ये हमने लिख दिया ए और बी। अपने कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रखे हैं सर? 4। तो एक G1 हो गया, एक G2 हो गया, एक G3 हो गया और एक G4 हो गया। कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर। अब उसने बोला कि प्रोडक्ट निकाल दो इनके ज्योमेट्रिक मीन्स का। सर आपको पता है क्या, अभी आपने कुछ एक टर्म अभी रिवाइज करवा रहे थे तब आपने एक बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ जो n ज्योमेट्रिक मीन्स होता है वो क्या होता है सर, कि जो अपने नंबर्स हैं ए और बी उनका अपन रूट ले रहे थे या ज्योमेट्रिक मीन ले ले रहे थे और उनकी पावर कितनी चढ़ा दे रहे थे, n चढ़ा दे रहे थे। सही कह रहे हो सर, यही कर रहे थे। यहाँ पे अपने पास ज्योमेट्रिक मीन्स ही कितने हैं सर? 4 ही हैं। तो हमें क्या करना है भाई, 4 के लिए कर दो फिर, सीधी बात। तो प्रोडक्ट ऑफ 4 ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो आ जाएगा अपना कि रूट ए बी और उसका पावर 4, या मैं इसको ये भी कह दूँ कि ए बी कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, यहाँ पे तो ए और बी पता है ना भाई, तो लिखो उनको। यहाँ पे ए और बी क्या है, 2 की पावर 11 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 11 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 2 की पावर 11 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? 2 की पावर 22 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस सर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ए स्क्वायर, तो मतलब 2 की पावर 44 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या आंसर आया? 2 की पावर 44 माइनस 2 की पावर 23 प्लस 1। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? है तो सही सर, सेम ही क्वेश्चन है, सॉरी सेम ही ऑप्शन है, क्वेश्चन तो सेम नहीं था। हाँ सर सही कह रहे हो। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी आपको? कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ऐसे ही अपने पास 4 की जगह 5 होते तो पावर 5 कर देते, 6 होते तो पावर 6 कर देते। ठीक है, क्वेश्चन बेहद ही आसान था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना अपने को बहुत सारा डाटा दिया हुआ है। डाटा मतलब सर, डेटा मतलब ये कि भाई देखो इसमें अपने को क्या क्या लिखा हुआ है। अपने को ना थोड़ा सा हल्का हल्का क्वांटिफिकेशन भी यूज़ करना पड़ रहा है, हल्का हल्का अपने को मैं कहूँ तो क्या क्या दिया हुआ है, रूट्स वाले जो अपने को जो सम ऑफ रूट्स नहीं निकालते थे अपन, वो सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे वो सब निकालो पहले तो। ठीक है, तो निकाल लेते हैं सर, कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी। दिक्कत तो नहीं आनी है। देखो इक्वेशन क्या है अपने पास? इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k1। इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं? a है और b है। ठीक,
ऐसे ही एक और इक्वेशन भी है, उसके जो रूट्स हैं वो हैं x² - 36x + k2। सर एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे ना नीचे जीपी के बारे में भी कुछ लिखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और ऊपर जीपी के बारे में लिखता हूँ। देखो जीपी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी और डी ये सब जो हैं ये जीपी में है। हाँ सर लिखा तो है। और जीपी देखते ही तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए सर? जीपी देखते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि जीपी की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यही सब तो होता है। हाँ सर, तो यही लिख दो कि यहाँ पे जो जीपी है अपनी वो है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये सब जीपी में है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है कि ए तो ए के बराबर ही रहा, बी जो है वो ए आर के बराबर आ गया, सी जो है वो ए आर स्क्वायर के बराबर आ गया, और डी जो है वो ए आर क्यूब के बराबर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर, सब बढ़िया चला है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये जो इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसके जो रूट्स हैं वो ए और बी हैं। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, सी और डी हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अपने को सम ऑफ रूट्स भी पता होता है सर। सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 आ रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है सर, k1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, 36, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, k2। अपने को पूछा क्या है, k1 k2 ही पूछा है, मतलब कि ए बी और सी डी का प्रोडक्ट ही पूछा है उसने। ठीक, अब देखो a की वैल्यू कितनी है, a तो a ही है सर। b की वैल्यू कितनी है सर, a r के बराबर है, 4 आ गया। तो a × 1 + r आ गया 4 के बराबर। हाँ सर दिख रहा है इतना तो। अब देखो आगे अपने पास ये है कि c और d। c की वैल्यू कितनी है सर, AR² है। d का वैल्यू कितना है, AR³ है, 36 दिया हुआ है। यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो AR² जो है वो 1 + r के बराबर आ गया, 36। अब ये सोचो कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो a से a कैंसिल, 1 + r से 1 + r कैंसिल, तो अपने पास बचेगा क्या, सिर्फ r² ही तो बचेगा। तो भाई करके देखो कि AR² 1 + r 36, और इसको डिवाइड कर दिया a × 1 + r और अपॉन 4। यहाँ से r² की वैल्यू 9 आ गई, तो मैं कह सकता हूँ कि r की वैल्यू ±3 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ये देखो कि भाई कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या, कैसा सर, कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या कि a की वैल्यू निकल सके, कि या तो ऐसा कुछ दिया हो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब सर a b रूट्स थे और सी डी भी रूट्स थे, और a <b c ये दिया हुआ है। अब इस कंडीशन को देखना होगा अपने को जब हमें वैल्यू मिलेगी तो। ठीक है, तो चलो सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो अभी तो सिंपल लिखो कि जब r की वैल्यू अगर 3 हो गई, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लूँ तो वहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू सर 1 आ गई। सही कह रहे हो। अब ये देखो जब a 1 आ गया तो जीपी अपनी क्या बन जाएगी भाई, जीपी सर अपनी 1 बन गई, 3 बन गई, 9 बन गई, 27 बन गई। हाँ सर, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि a <b c d। क्या हो रहा है कैसा, यस सेटिस्फाई तो हो रहा है, सेटिस्फाई a <b c d। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं r की जगह -3 रख लूँ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जा रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट से अपना आ जा रहा है कि a की वैल्यू जो है वो -3 रखा, तो -3 + 1 मतलब -2, डिवाइड किया तो भी -2 ही आ गया। अब जो अपनी जीपी है वो क्या बन जा रही है, -2 a × r, क्योंकि सेकंड टर्म क्या होती है, AR होती है ना। तो -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6। फिर 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -18। 18 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, +54। अब देखने वाली बात यह है कि ये इंक्रीजिंग है क्या, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, डू नॉट सेटिस्फाई किसको, a <b c d वाली प्रॉपर्टी को। ठीक है, कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। तो अपने पास जो टर्म्स मिल गई हैं a b c d वो ये मिल गया है कि यहाँ से, क्योंकि ये तो सेकंड वाला केस तो कैंसिल ही हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ही वाला केस बचा। यस सर। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 27। निकालना क्या था, k1 × k2 निकालना था, k1 × k2 निकालना था, और k1 × k2 क्या था, ab × cd।
मतलब कि बेसिकली इन सब का प्रोडक्ट्स ही तो निकालना हुआ। यस सर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 इंटू 9 मतलब 27, और 27 इंटू 27 कितना होता है सर? 7 to 9। क्या ऑप्शन में है सर ऑप्शन में? तो यही अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर, सब बढ़िया चला है, सब समझ में आया है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब आपको सब समझ ही आ गया है तो। अब देखो इस क्वेश्चन में ना अपने को क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा अर्थमेटिक मीन हमने जो एपी में पढ़ा था वो, और ज्योमेट्रिक मीन जो अब यहाँ पे पढ़ा है वो, दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना रखा है। तो अपने को ये सोचना है कि इसको कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, पहले तो खुद से अटेम्प्ट करने होते हैं सारे क्वेश्चन। जब भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो ट्राई करना कि खुद से ट्राई कर पाओ पहले। ठीक है, अगर आप साथ के साथ लेक्चर देख रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर बाद में देख रहे हो तो पहले पॉज करो, उस क्वेश्चन को नोट करके उसको खुद ट्राई करने का सॉल्व करो। सॉल्व ना हो तो आप देखो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो दो नंबर्स जो हैं वो हैं ए और बी। यस सर। उनके बीच का अर्थमेटिक मीन, जब दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन जो होता है वो a+b/2 होता है। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो क्या होता है सर? वो होता है सर ए बी का दोनों का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। हाँ ठीक कह रहे हो। जब यहाँ भी ठीक कह रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन या गिवन कंडीशन लिखता हूँ, इक्वेशन तो नहीं है ये, गिवन कंडीशन। जो गिवन कंडीशन है अपने पास, स्पेस देखते हैं कितना स्पेस है। हाँ स्पेस काफ़ी है, हो जाएगा इतने में सोल्व। देखो गिवन कंडीशन जो है, गिवन कंडीशन है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ट्वाइस है ना, यही है या? हाँ ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ जीएम है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन a+b, और ये ट्वाइस है जीएम का रूट ab। ठीक है, अर्थमेटिक मीन में नीचे 2 भी आता है। हाँ सर आता है, बिल्कुल आता है। अब ये देखो, जब आता है तो a+b, ये उठ के 4 उधर चला गया। जब ये उधर चला गया उठ के, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि a+b/√ab। ये एक काम करता हूँ मैं कि कर लें क्या, वही काम कर लें या कुछ और? हाँ सर वही कर लेते हैं। चलो 2 मैं इधर ले आता हूँ और एक 2 इधर ही रखता हूँ। ठीक है, इससे आपने क्या कर लिया? अब देखना कि अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक, अब जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा रहा हूँ तो आप ये देखो कि यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है। बेसिकली कंपोनेंडो डिविडेंडो ये होता है कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है कि a/b = x/y लिखा है, तो मैं a+b और a-b = x+y और x-y ये सब लिख सकता हूँ। अगर ऐसा लिखा होगा तो ऐसा ट्रू होगा। ठीक, ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे लगाने का ट्राई करता हूँ। a+b, सर पूछा क्या है तो देख लो, पूछा है भाई a और b का रेशियो। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रूट ab, a+b माइनस का ट्वाइस ऑफ रूट ab, और अपॉन में 2+1 और 2-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन देखो क्या बन रही है। ऊपर वाली इक्वेशन बन जा रही है कि √a + √b और इसका होल स्क्वायर बन जा रहा है क्या? ऐसा है क्या? देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखो, वही बनेगा ऊपर वाला। हाँ सर वही बन रहा है। ऐसे ही नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो बन जा रहा है √a - √b का होल स्क्वायर। ये भी सही कह रहे हो। यहाँ पे क्या बन जा रहा है? √3/1, सॉरी √3 नहीं आ रहा है, 3/1 बन रहा है, 3/1। ठीक है, अब ये देखो कि अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ तो ये हट जाएगा जो 2 पावर में चढ़ रही है बिना बात के। हाँ सर, तो वही रूट मैंने पहले ही लिख दिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई शंका नहीं सर। अब देखो अगर मैं फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो क्या बेनिफिट होगा करके देखो। √a+ मैंने नोमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर जोड़ा और नोमरेटर के अंदर ही डिनोमिनेटर घटाया, √3+1 अपॉन √3 - 1। अब देखो
जैसे ही घटाया तो 2√a आया, नीचे 2√b आया, √3 + 1 आया, √3 - 1 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गए। यस सर। अब क्या करो, क्योंकि अपने को चाहिए क्वेश्चन के अंदर कि a/b निकालो भाई कितना होता है। यहाँ तो √a/√b आ रहा है, तो भाई दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूंगा मैं तो फिर वो a/b कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर सही कह रहे हो। इसको भी स्क्वेयर कर दिया, इधर भी स्क्वेयर कर दिया, तो देखो a/b इज इक्वल्स टू 3 + 1 तो 4 हो गया, प्लस का 2√3 आ गया और 4 ही नीचे आ गया। और अब अगर मैं 2 बाहर निकाल लूँ तो ये कितना आ गया, 2 + √3 अपॉन 2 - √3। यही आंसर है। आपने को पूछा भी क्या था क्वेश्चन में कि a/b का रेशियो बताओ, तो a/b का रेशियो कितना आ गया सर, 2 + √3 इज टू 2 - √3। कोई शंका कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है काफ़ी बार। ठीक है, जो CBSE बोर्ड होते हैं ना उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो दोबारा एक बार देख लो। अर्थमेटिक मीन दिया हुआ था, अर्थमेटिक मीन यहाँ लिख दिया, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ था यहाँ लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इस √ab को उठा के मैं नीचे ले आया और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है ही। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया है ताकि जो अपने पास टर्म है वो √a + √b की फॉर्म में आ जाए। और उसके बाद अगर मैं फिर दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा तो मुझे √a/√b का रेशियो मिल जाएगा। और अगर स्क्वेयरिंग कर दूंगा उसके बाद तो फिर मुझे a/b भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर, सब समझ आया है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इस सीरीज का सम निकालना है अपने को। इस सीरीज का सम निकालना है कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक का ही निकालना है। ठीक है, अगर नहीं लिखा होता तो ये इनफाइनाइट का मतलब होता है इसका, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि n टर्म्स तक ही निकालना है, इनफाइनाइट पे नहीं जाना। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे n टर्म्स ना मेंशन करता, अगर मैं यहाँ पे n टर्म्स मेंशन नहीं करता तो क्या हो जाता है, ये n टर्म्स मेंशन नहीं करता तो सीधी बात है कि इसका मतलब हो जाता कि आप इन्फिनिटी तक निकाल रहे हो। ठीक है, देखो अब स्पेस कितना है, स्पेस है इतना। ठीक है, देखो हमने मान लिया कि जो सम अपन निकाल रहे हैं वो ये निकाल रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब देखो जब 11 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 10 + 1? हाँ सर लिख सकते हो। जो 103 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 100 + 3? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अगर ये 1005 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1000 + 5? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कौन रोक रहा है आपको? पूछ रहा हूँ भाई, ज़्यादा एक बार पूछ लेना बनता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन टर्म्स को सेपरेट कर दूँ, अब अगर मैं इन टर्म्स को सेपरेट कर दूँ, अगर अब देखो 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे ही चला कहाँ तक, n टर्म्स तक। ये तो अपना हो गया 10 वाला हिस्सा। अब ये जो 1, 3, 5, 7 ये भी तो चल रहा है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ही ये भी कहाँ तक है, n टर्म्स तक ही है। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखो ये क्या है, GP क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम है। ये क्या है, AP क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। अच्छा सर, ये वही बन गई AGP जो आप स्टार्टिंग में आप कह रहे थे कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये AGP नहीं है ये। ठीक है ना, AGP में होता है कि टर्म्स जो है वो प्रोडक्ट में रहती हैं। यहाँ तो मैंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसी को मैंने 2 भाग में तोड़ दिया जिसमें एक AP बन रही है, एक GP बन रही है। ठीक है, ये AGP नहीं है। ठीक कह रहे हो सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं आपकी बात को। देखो GP का फॉर्मूला क्या होता है, GP का फॉर्मूला बता देता हूँ पहले तो मैं लिखने से पहले। देखो GP होती है A(r⁻n - 1) r-1। ठीक है, ऐसे ही AP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ट्वाइस ऑफ A + n-1 × D। ठीक है, कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर, तो कोई दिक्कत कोई शंका नहीं है तो यहाँ पे S जो है अपना कितना आ जाएगा सर, पहली टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी सर 10 है, टर्म्स भी n है, माइनस का 1 है, अपॉन 10 - 1 है, प्लस में n/2 ट्वाइस × A + n-1 × 2। ये इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने AP का। ठीक है, कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक? नहीं। देखो S =
10 की पावर, ये देखो सर 10 माइनस 1 कितना होता है सर 9 होता है, यहाँ पे 10 की पावर n माइनस 1 हो गया, n/2 हो गया, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल और 2n से 2n कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये n² आ जाएगा सर बिल्कुल। यही अपना आंसर है जो उसको निकालना था। सर मैं वेरीफाई कर लूँगा एक बार, रख के देख लो। n की वैल्यू अगर 1 रखूँगा तो मैं कितना आ जाएगा, 10 + 1 11 आएगा, 11 है क्या, यस सर। n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँगा तो 10/9 × 99, और 99 से काटा तो 110, और 110 में मैं 2² जोड़ूंगा तो 114, तो 103 और 11 को जोड़ो तो 114 ही आ रहा है, तो सही है इसका मतलब। ठीक है सर, ये तो जल्दी हो गया सर, ये तो आसान क्वेश्चन था। हाँ कुछ कुछ सारे ही हार्ड थोड़ी ना दूंगा, कुछ कुछ तो आसान क्वेश्चन भी दूंगा ना भाई, सही कह रहे हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं जीपी मान ली मैंने कि जीपी क्या है अपनी जगह है, हाँ जीपी है AR² AR³ ऐसे ही, ठीक है। और क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही हैं तो ऐसा है, ठीक है। और फिर उसने बोला सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, उनका स्क्वेयर भी करना है। तो अगर मैं स्क्वेयर कर दूंगा तो GP2 क्या बन जाएगी अपनी, ये GP1 है, और स्क्वेयर करने पे भी GP ही रहेगी। तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि A² R⁴ A² R⁴ 6, ठीक है। अब देखो अगर मैं सम पहले वाले सम की बात कर रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट GP की, तो वो 20 दिया हुआ है, और उसका फॉर्मूला कितना होता है सर, A/1 - R होता है। करेक्ट है यहाँ तक, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अगर मैं ये कह दूँ कि S2 की अगर मैं बात करूँ, S2 कितना दिया हुआ है सर, S2 100 दिया हुआ है, वहाँ पे जो सम निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, A² /1 में यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ गया सर, 1 - R² आ गया, ठीक कह रहे हो। S1 और S2 तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब एक काम करो, क्योंकि यहाँ पे देखो A² है, यहाँ पे तो सिर्फ A है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी मैं स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ दोनों तरफ। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर ली। दोनों तरफ जैसे ही स्क्वेयरिंग करी तो ये 20 का स्क्वेयर हो गया, ये A² आ गया, और ये 1 - R² हो गया, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। अब क्या किया मैंने, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, और अपॉन में ये 400 है ही नहीं, सॉरी 100 है ही। 400 वाली जो टर्म है वो है A² /1 - R² डिवाइड बाई, यहाँ पे आ गया A² /1 - R²। A² से A² तो कैंसिल, ये इधर से कैंसिल, यहाँ पे जो आ गया वो क्या आ गया 4, और यहाँ पे देखो ये 1 - R² ऊपर चला गया, 1 - R इधर आ गया, 1 - R इंटू 1 + R, और यहाँ पे हो गया 1 - R और 1 - R, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया है, डिवाइड ही तो किया है, हाँ ठीक कह रहे। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, कट तो रहा है, काट दो ना फिर, किसका वेट कर रहा है। देखो 4, ये 1 - R इधर आ गया उठ के, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 - 4R, और ये इधर 1 + R, तो 3 = 5R आ गया। तो R की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3/5 आ गई। अब पूछा क्या है अपने से, पूछा है इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो अगर पूछा है तो कॉमन रेशियो ही तो आया ये, और है क्या कॉमन रेशियो R ही तो होता है। सो कॉमन रेशियो ऑफ GP इज 3/5। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन का कोई गारंटी नहीं है भाई, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो गई हो जल्दबाजी में, ठीक है। तो ये अपना आ गया कॉमन रेशियो 3/5, ठीक। कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक नहीं सर, सब बढ़िया चला, एकदम टनाटन चला है। देखो एक क्वेश्चन और लेके आ गए अपन। अब क्वेश्चन है कि हर टर्म जो है इनफाइनाइट डेट GP की वो है ट्वाइस द सम ऑफ टर्म्स फॉलोइंग इट, ठीक है। मतलब कि उसको फॉलो कर रहे होंगे उन सब का जोड़, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप GP लिख लो कि GP क्या हो सकती है, ठीक है। तो एक मैंने GP लिखी आप लोगों के लिए कि भाई GP अपनी बन गई A1 A2 A3, इसी तरीके से हम चले AN + 1 AN + 2 AN + 3, रुकना कहाँ तक है कुछ नहीं पता है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट GP है, ठीक है। उसने बोला कि ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट GP,
मतलब कि अगर मैं लिखूं कि A1, तो A1 जो होगा वो A2 प्लस A3 प्लस अब टू इन्फाइनाइट तक होगा। ऐसे में A2 अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो होगा आगे वाली टर्म्स का सबका जोड़। ऐसे ही अगर मैं A3 लिखता हूँ तो वो और आगे वाली टर्म्स का जोड़ होगा, ठीक है। तो मैं एक जनरल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं लेट अस से कि an की बात कर रहा हूँ तो an जो बराबर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा सर, an+1 an+2 an+3 अप टू इनफाइनाइट तक के बराबर होगा, ठीक है। ये ही मतलब हुआ इसका अगर मैं जनरल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ तो। अब सर कहो तो आप कहोगे कि सर जनरल का मतलब हुआ A1 तो A2 प्लस A3 इन सब के बराबर था, तो भाई n की वैल्यू 1 रख दो। जब जैसे ही मैं n की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो A1 इज इक्वल्स टू A2 प्लस A3 प्लस A4, यही तो बन रहा है। हाँ सर यही बन रहा है, ठीक कह रहे हो सर। देखो अब क्योंकि ये an है और gp के लिए nth टर्म क्या हो जाती है सर, gp के लिए nth टर्म हो जाती है a r की पावर n-1। हाँ सर, ऐसे ही अगर मैं an+1 की बात कर लूँ वो क्या होगा, वो होगा सर ARn। ऐसे ही आगे चल देखते चलो, ARn+2 ऐसे ही तो हो रहा है। यस सर, कह तो सही रहे हो आप। तो भाई जब मैं सही ही कह रहा हूँ तो आप एक काम क्यों नहीं कर लेते हो कि ARn बाहर निकाल लो। तो ये क्या बन गया सर, 1 + r² अप टू इनफाइनाइट तक। हाँ ये बात भी सही है। इससे मिले हो क्या कभी, किससे सर, इस चीज़ से मिले हो सर? ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी नहीं है जिसमें कॉमन रेशो आर है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे फर्स्ट टर्म ए रहती थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपनी 1 है। हाँ बिल्कुल ये वही है। तो देखो ARn-1 और ARn तो ऐसा ही है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा फॉर्मूला लगाता हूँ S इन्फिनिटी वाला जो कि ये होता था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/1 - r। कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई परेशानी? तो देखो ARn/r ARn/1 - r, ठीक। तो r = 1 - r, तो r की वैल्यू कितनी हो गई सर, 2r = 1। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। क्या पूछा क्वेश्चन में सर, कॉमन रेशियो तो पूछा है। तो यहाँ पे आया भी क्या है, कॉमन रेशियो तो आया भाई। देखो अब मैं दोबारा एक बार आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने किया क्या इस क्वेश्चन में। कि इसमें लिखा है कि ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी जो है वो इतनी होती है, ठीक है। तो सर आपको ज़रूरी था ऐसे जनरली मानना, आप ये भी तो कह सकते थे कि A1 को ही लेके कंसिडर कर लूँ। भाई उसको भी लेके एक बार कंसिडर करके देख लो। चलो रफ में आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं कि उसने बोला कि फर्स्ट टर्म जो है, मतलब ईच टर्म है, हर एक टर्म वो ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ ऐसे चल रहा है, यहाँ पे मैंने इसको A लिख दिया, यहाँ पे AR है, यहाँ पे AR² है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सम निकाला दूँ तो ये कितना बनेगा, AR/1 - r बनेगा। सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक नहीं। A से A कट गया क्योंकि ये ऊपर क्या लगा दिया मैंने, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी ही लगाया। तो यहाँ से देखो 1 - r = r आ गया। तो यहाँ से भी सर r की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ही आ गई ना। तो सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया भाई? ऐसे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे लिखा है ईच टर्म, और अगर मैं आप लोगों को ऐसे करके दिखाता तो आप कहते कि सर आपने सिर्फ पहली ही टर्म तो ऐसे करके दिखाई, अब दूसरी भी करके दिखाइए, फिर आप कहते कि तीसरी भी करके दिखाइए। तो इसीलिए मैंने जनरल ही करके दिखा दिया ना भाई कि एक कोई टर्म है nth टर्म जो कि मैंने यहाँ पे मानी, वो जो है वो उसके आगे वाली जितनी भी टर्म्स है उनका जोड़ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने an+1 an+2 an+3 ये सब करके दिख दिया और फिर आगे मैंने सम लगा दिया, ठीक है। तो मैंने उसको जनरल तरीके से कर दिया। नहीं तो आप कहते हैं कि सर आप फर्स्ट टर्म लेके क्यों कर रहे हो, सेकंड टर्म क्यों नहीं ले रहे, थर्ड टर्म क्यों नहीं ले रहे। तो इसलिए मैंने nth टर्म ही ले ली, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो अब ये मेरे साइड वाला जो पार्ट है ये रब कर देता हूँ, ठीक है। हाँ सर सही कह रहे हो, हम कहते तो सही, बिल्कुल। मैं इसीलिए तो पहले ही लेके चला हूँ ना, ताकि आप लोग बोल ही ना पाएँ। ठीक है सर, चलो आगे चलो सर, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 2014 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये जेईई एडवांस में आया था 2014 में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ABC आर इन जीपी, ठीक। अब आप ये बताओ कि अगर 3 टर्म्स हैं वो जीपी के अंदर हैं तो कंडीशन क्या होती है। सर कंडीशन थोड़ी ना होती है कुछ, सिंपल हम ये कह देते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होता है। हाँ भाई वही पूछ रहा हूँ कि तो यहाँ से क्या आ गया, B² सर AC के बराबर आ गया। बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो
अब एक चीज़ और देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो अर्थमेटिक मीन है ना 3 नंबर्स का ए बी सी का, वो कितना है, b+2 के बराबर है। हाँ लिखा तो है। तो अगर मैं अब इन तीनों का अर्थमेटिक मीन निकाल दूं a+b+c/3, तो किसके बराबर आ गया सर, b+2 के बराबर आ गया। हाँ सर सही कह रहे हो। तो यहाँ से ये भी तो कह सकता हूँ ना मैं कि a+b+c जो है वो 3b+6 के बराबर आ गया। हाँ ये भी हो सकता है। और अगर मैं यहाँ से ये कह दूँ तो अब देखो पूरी इक्वेशन ए और बी में चल रही है, तो अगर मैं एक काम करूँ यहाँ से कि सी की वैल्यू भी उठा के यहाँ पे रख दूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी, हमें तो सर पहले ही दिक्कत नहीं थी। देखो a+c-2b प्लस, और इस 6 को भी मैं उधर ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब इस c की जगह मैं b² रख दे रहा हूँ, ठीक, -2b = 6। अब एक चीज़ देखो क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में गिवन है कि b/a इंटीजर है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि b/a जो है वो क्या है, इंटीजर है। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा b/a बनाओ। कैसे बनाएं सर, सिंपली a से डिवाइड कर दो। a से डिवाइड करूंगा तो ये 1 बन गया, ये b/a का होल स्क्वायर बन गया, ये अपना 2b/a बन गया, और ये 6/a बन गया। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा हुआ, ध्यान से देखो ना, पहली टर्म क्या दिख रही है आपको, b/a -1 का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है। और क्वेश्चन में ये भी तो बोला कि b/a जो है वो इंटीजर है, बोला है देखो। और ये भी बोला है कि a b c भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जब b/a इंटीजर है और a b c भी इंटीजर है, देखो अब b/a अगर इंटीजर है तो b/a क्या होगा, कुछ या तो 1 होगा या 2 हो, क्योंकि सब पॉजिटिव इंटीजर है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए मैं b/a की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है सर, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे ही कुछ होगा। बिल्कुल। अब ये देखो, अगर ये पूरा ही इंटीजर आ रहा है, क्योंकि b/a इंटीजर है तो इसका मतलब ये साइड भी इंटीजर ही होगी, ठीक है। अगर b/a इंटीजर है तो b/a-1 भी इंटीजर होगा, और उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अब LHS साइड अगर इंटीजर है तो RHS साइड को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा ना भाई, तब भी तो पॉसिबल है, क्योंकि दो टर्म्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि अगर एक साइड इंटीजर है तो दूसरी साइड भी इंटीजर होगी। ऐसा जरूरी है क्या भाई, इक्वल टू का साइन लगा है बीच में, इक्वल टू तो तभी हो सकता है ना जब दोनों ही इंटीजर हो, ठीक कह रहे हो। अब ये देखो कि 6/a जो है वो इंटीजर कब हो सकता है, 6/a इंटीजर कब हो सकता है, 6/a इंटीजर हो सकता है सर a की वैल्यू अगर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 6 हो जाए। तो क्या इन्हीं पे हो सकता है क्या, कोई और वैल्यू नहीं है क्या भाई। सर नेगेटिव भी तो हो सकती है, अरे भाई क्वेश्चन में ही लिखा है कि पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है, तो नेगेटिव तो वैसे ही नहीं ले सकते। हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो देखो अब केस लेके चल रहा हूँ मैं, देखो उस आपने बोला कि a की वैल्यू 1 हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो देखो अगर a की वैल्यू 1 हो गई तो समझाता हूँ कि अगर a की वैल्यू 1 हो गई तो ये जो b-1 का होल स्क्वायर है किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। हाँ सही कह रहे, b तो ऑलरेडी इंटीजर है, और किसी इंटीजर में से एक घटाया तो इंटीजर ही बचा, और किसी इंटीजर का स्क्वायर 6 तो नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। क्यों, बिकॉज b-1 का स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर जो है वो 6 नहीं होता, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। b-1 स्क्वायर कांट बी 6, ठीक है। ऐसे ही अब आपको सर a = 2 ले लो ना, फिर 2 ले रहा हूँ आपके कहने पे, कितना आया, 3 आ गया। अब मैं फिर दोबारा वही कहूँगा कि किसी का स्क्वायर, ये तो कब बनेगा ये 3 तब बनेगा जब b/2-1 कितना हो, √3 हो, और √3 होने के लिए b फिर इरेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल है नहीं, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है, ठीक कह रहे हो, तो ये भी लिख दो नॉट पॉसिबल। अब आप लोग कहोगे सर a = 3 ले लो, फिर 3 भी लेके देख लो। 3 के लिए क्या होगा कि b/3-1 का होल का स्क्वायर = कितना, 2। अब ये 2 कब होगा, जब अंदर वाला पार्ट √2 हो और उसका स्क्वायर मैं करूंगा तो 2 बनेगा। अब ये √2 होने के लिए फिर b तो इरेशनल नंबर होना बनता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि b तो इंटीजर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
एक ही तो केस बच गया, अब वो चेक करके देख लो कि b अपॉन 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया 6/6। क्या ये पॉसिबल है क्या? सर इसके 6 होने के लिए b/6 माइनस 1 कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। हाँ तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि b/6 माइनस 1 1 हो सकता है b इज इक्वल्स टू 12 के लिए। हाँ और b पॉजिटिव इंटीजर भी है और a भी 6 हो सकता है। हाँ तो सर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपना जो a इज इक्वल्स टू 6 है वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या था, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर निकालना है कि अच्छा a के लिए ही निकालना है कि a² प्लस a माइनस 14 a² प्लस a माइनस 14 अपॉन a प्लस 1, यही निकालना है। देखो a² प्लस a माइनस 14 अपॉन a प्लस 1 यही निकालना है सर। तो रख दो ना फिर a की जगह 6² प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 1, 6 और 36, 36 और 6 42, 42 में से 14 गए तो 28 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत कोई शंका इस क्वेश्चन में, ये एडवांस का क्वेश्चन है और जो कि हमने बहुत ही डिटेल में समझा है और ये आया हुआ कब है 2014 में, ठीक है। कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर सब समझ आ गया है। चलो अब आगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जीपी, ठीक है। देखो आगे। सर ये तो हमें आता है, ये तो हम 9th क्लास में सीख के आए हैं कि इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। हाँ बिल्कुल सीख के आए होगे, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है वहाँ पे और यहाँ में? वहाँ हमने कुछ और मेथड सीखा था कि हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे और फिर सब्ट्रैक्ट कर ले रहे थे और फिर लास्ट में हम 99 या 9990 n से डिवाइड कर दे रहे थे, वो अलग मेथड था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही है कि हमें इनफाइनाइट सीरीज़ का तरीका यूज़ करना है इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा ये तो नहीं सीखा हमने, तभी तो सिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहला काम, इसको लिख लो, लिख दिया, ठीक। अब इसको सेपरेट कर दो कि 0.4 प्लस 0.023 प्लस 0.00023 ऐसे ही प्लस 5 0 फिर 23। अब इन सब का अगर मैं जोड़ करूं तो भाई वही आएगा, इन सब का अगर आप जोड़ करोगे तो वही आएगा, ठीक है। हाँ लग तो रहा है वही आएगा। तो ये है क्या? ये तो सर 4/10 ही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखो भाई क्यों नहीं दिख रहा है आप? अब ये देखो 1000 है, हाँ 1000 है बिल्कुल। ये क्या है? 1000 इंटू 100 है, हाँ है बिल्कुल। आगे वाली अगर मैं टर्म देखूँ तो वो क्या है? 1000 तो है ही, इंटू में 100 भी है, लेकिन 100 की पावर 2 हो जा रही है क्योंकि 2 बार है, हाँ बिल्कुल। अब आपको मैं किसी से मिलवाता हूँ, पहले ही मिलवा दो सर, बाद में पता नहीं कुछ सरप्राइज़ वगैरह दोगे। अरे भाई कोई बंदा नहीं आ रहा है मिलने आप लोगों से। यहीं पे आप लोग देखो कि अगर मैंने 23/1000 बाहर निकाला तो 1 बन गया, हाँ बिल्कुल। अब 23 बचेगा ही नहीं अंदर, तो 1 बचेगा, 1/100 बचेगा, फिर 1/100 का स्क्वायर बचेगा। अच्छा ये मिलवा रहे थे क्या आपकी? ये तो हमें पता है कि क्या बन रही है, क्या बन रही है? जीपी बन रही है ना सर। कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है क्योंकि वो हर किसी का रेशियो कितना आ रहा है सर? 1/100 आ रहा है। हाँ तो मैं इसी से ही मिलवा रहा था, ये जीपी बन रही है। और जीपी के लिए फॉर्मूला जो होता है इनफाइनाइट का वो क्या होता है सर? a/1 - r। यस ठीक कह रहे हो सर। तो x इज इक्वल्स टू 4/10 प्लस 23/1000 और यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं कि 1/1 - 100। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई शंका तीनों ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, हाँ ठीक है। x देखो 4/10 प्लस 23/1000। अब अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 1 तो ऊपर रहेगा ही, नीचे 100 आ गया और 100 माइनस का 1, ठीक है। हाँ सर ठीक है। देखो 4/10 प्लस 23/1000 और ये बन गया 100/99 बन गया,
तो 4/10 प्लस 23/990 बन गया। हाँ, एलसीएम क्या आ गया 990, 4 × 99 प्लस 23। क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 × 99 को? हाँ, इसको मैं 4 × 100 मान लेता हूँ और उसमें से 4 घटा दूंगा तो 396 हो गया। हाँ, किया तो सही है आपने। इसको जोड़ दो 63419/990। क्या सर यही रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया क्या? बिल्कुल। अब अगर आप लोग इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आपने वो जो 9th क्लास में वो जो मेथड सीखा था वही मेथड आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, बाकी हमें पता है कि हमने सही किया है और यही अपना आंसर होगा। रेशनल नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया है इसको। तो 0.423 बार को अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 419/990। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, सब समझ आ गया है। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, फिर हम जो बाकी क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अपने को, सीधी बात है। ठीक है, क्योंकि जीपी है अपने लिए नहीं, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो करते प्रैक्टिस। देखो सर ये भी कुछ पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, हाँ पीछे जैसा ही क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ नया नहीं है। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे ना, अगर मैं ये समझा दूंगा तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को बदल के समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग ये समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन मैंने चेंज क्यों किया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर ये आ गया ना तो ये तो आप लोग, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन करूँगा ना उसमें ये ऑटोमेटिकली छिपा रहेगा ये क्वेश्चन। ये करवाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, इसका सम निकालो। देखो सर, अब देखो एस जो है वो क्या है सर ये क्या बन रहा है सर, ये 5/10 बन रहा है, ये 55/100 बन रहा है, या ये क्या बन रहा है 555/1000 बन रहा है, डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक। हाँ बिल्कुल, एक काम करते हैं, 5 बाहर निकाल लिया, क्या बचा 1/10, 1/100, 1/100, 1000 अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, अब इसके अंदर तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मुझे कुछ पता ही नहीं है ये एपी बन रही है कि जीपी बन रही है, क्योंकि अभी कुछ बन भी नहीं रही है, तो पता कहाँ से होगा। ठीक है, तो हम जब अपने को इसको इस फॉर्म में बना देना है कि ये कुछ बन जाए, जीपी या एपी कुछ तो बने, यहाँ पे तो ये कुछ ही नहीं बन रहा है। तो सर मैं अब ऐसा, यहाँ पे अगर 5 है 7 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5 7 3 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे हमेशा यही करना होगा कि जो सेम टर्म होगी ना उसको बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 तो बाहर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 9 से डिवाइड तो यहाँ पे कर दिया, और ये क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई खास वजह है कि आपके पास ऐसा करने की? हाँ भाई है, तभी कर रहा हूँ। अब आप ये देखो कि क्या ये वही टर्म नहीं है जो ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये जो है, क्योंकि ये क्या है भाई, ये 0.9 है, ये क्या है 0.99 है, ये क्या है 0.999 है, यही तो क्वेश्चन है जो ओरिजिनल क्वेश्चन था। हाँ सर वही क्वेश्चन ही तो है, तो फिर आपने सर उसको मिटाया क्यों था? वो इसीलिए मिटाया था क्योंकि हम उसको तो डायरेक्ट ही हम कर देते, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें दिमाग में ही नहीं है कि हमें करना कैसे होता है, क्योंकि हमें कोई भी नंबर होगा उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा एट द एंड, अगर ऐसे किसी का सम निकालना होगा तो। ठीक है, कैसी फॉर्म में, ये 0.9 0.99 ऐसी फॉर्म में। ठीक, हाँ सर ठीक है। तो अब देखो, अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब आप सर ये कर सकते हो कि 5/9 तो है ही, जो ऊपर अपने को 9 लिखा हुआ है मैं वहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 10 - 1/10, 100 - 1/100, 1000 - 1/1000। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अच्छा लग रहा है लिखने में भी। अब देखो s = 5/9 तो है ही। अब अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ तो 10/10 तो 1 होता है, माइनस का 1/10, फिर 100/100 तो 1 होता है, माइनस का 1/100, फिर 1000/1000 तो 1 होता है, माइनस का 1/1000। ऐसे ही टर्म्स कितनी है अपने पास, n टर्म्स हैं। ठीक है, तो s = 5/9, और ये जो 1 है ये कितनी बार आ रहा होगा, n बार आ रहा होगा, बिल्कुल।
अब जो माइनस वाला था वो मैंने ऐसे लिख दिया कि 1/10, 1/100, 1/1000 अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। और ये है क्या, ये जीपी है अपनी, जीपी का सम निकाल लो। तो s इज टू 5/9 n माइनस में, अब ये जो जीपी का फॉर्मूला अपना क्या होता है, एस एन इज टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे देखो 1 ए क्या है अपना 1/10 है, फिर 1 माइनस आर क्या है अपना 1/10 ही है, उसकी पावर में कितनी है n है, और 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 1/10। ठीक, कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक नहीं। तो s इज टू 5/9 n माइनस, अब ये देखो 1 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा सर, ये 1/10 तो है ही, और इधर से जब मैंने किया तो ये 9/10 हो गया, 1 माइनस 1/10 की पावर n। कोई दिक्कत नहीं सर। 5/9 n माइनस, अब ये 10 से 10 तो कट गया, 1/9 बाहर है, ये क्या बन गया 1 माइनस 1/10। अब देखो तो s इज इक्वल टू 5/9 n, और ये अपना बन गया प्लस का 1/9 इंटू 1/10 की पावर n माइनस का 1/9। यही अपना क्या है आंसर है। अब सर ये सही है कि गलत है, ये कैसे चेक करें, वैल्यू रख के देख लेना, पता चल जाएगा आप लोगों को सही है कि नहीं। एन की वैल्यू कोई रख के देख लेना और आपको फिर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि 5 ही लिखा होगा, 7 भी लिखा हो सकता है, 8 भी लिखा हो सकता है, 6 भी लिखा हो सकता है। हर किसी में यही करना है, जो लिखा होगा उसको बाहर निकालो, एक्सेप्ट कि 9 वाला, क्योंकि 9 वाला तो डायरेक्ट यहीं से चालू होगा अपना। ठीक, समझ गए होगे। हाँ सर समझ आ गया है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।